सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कृतिका भाग 2 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक का पाठ साना साना हाथ जोड़ी आरंभ कर रहे हैं। इस पाठ का सार आज हम पढ़ेंगे। पाठ बहुत बड़ा है, इसलिए इस पाठ का सार भी 2 भागों में हम पढ़ेंगे। पहला भाग शुरू करते हैं। लेखिका मधु कांकरिया की लिखी गई एक यात्रा वृतांत है पाठ साना साना हाथ जोड़ी। यात्रा वृतांत क्या होता है? जब हम किसी यात्रा का वर्णन, आंखों देखा वर्णन पाठक तक पहुंचाते हैं, उसे हम यात्रा वृतांत कहते हैं। यानी जैसे हम कहीं भी घूमने जाते हैं और उसका आंखों देखा हाल हम अपने मित्र को चिट्ठी में लिखकर या पत्र में लिखकर बताते हैं, तो वो एक यात्रा वृतांत बन जाता है। तो मधु कांकरिया जी पहली बार हिमालय गई, सिक्किम गई और उन्होंने वहाँ का जो भी प्राकृतिक सौंदर्य देखा है उसका वर्णन उन्होंने इस पाठ साना साना हाथ जोड़ी में किया है और यह एक यात्रा वृतांत है। इसमें उन्होंने अपने सिक्किम की खूबसूरत यात्रा का वर्णन किया है। सिक्किम के प्रकृति की सौंदर्यता, वह स्थित हिमालय का भव्य स्वरूप का उन्होंने अपने लेखन में विस्तार से वर्णन किया है। लेखिका पहली बार हिमालयी पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंची। सफ़ेद बर्फ से लिपटी हुई प्रकृति और पर्वतों के दृश्य को वह पहली बार करीब से महसूस कर रही है। उनका मन बहुत प्रफुल्लित है और वह बहुत ही रोमांच में है। रोमांच में मतलब क्या होता है कि उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सब चीज़ें देखकर। यहाँ के पहाड़, उनकी सुंदरता कुछ विशेष है। ये पहाड़ यात्रा करने वालों को अपनी ओर प्राकृतिक सुंदर खूबसूरती से आकर्षित कर लेते हैं। कलकल की ध्वनि करती हुई नदियाँ, इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते हुए जलप्रपात, बर्फ से पटे हुए पर्वत, टेढ़े मेढ़े संकरे रास्ते, जिन्हें देखकर पर्यटक अपनी ओर खींचे चले जाते हैं। यहाँ पर हिमालय और सिक्किम के सौंदर्यता का वर्णन किया गया है। वैसे तो पर्यटकों के लिए ये पहाड़, ये सुंदर प्राकृतिक दृश्य मनोरंजक होते हैं, लेकिन स्थानीय निवासियों के लिए यही पहाड़ कई बार उनकी समस्याओं का कारण भी बन जाते हैं। वे हर दिन अपनी रोजमर्रा के कार्यों के लिए इन संकरों रास्तों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं रास्तों से होकर वे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। अपने घर, खेतों में जाने के लिए जंगल जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करना, फिर जिनका प्रयोग पशुओं और जलावन में प्रयोग करना, बहुत से दिनचर्या के कार्यों का संपन्न करने के लिए उनके पास यही मार्ग है। यानी देखिए, जब हम कहीं पहाड़ी क्षेत्र में घूमने जाते हैं, हमें 1 या 2 दिन तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हमें रोज जीवन में जितने भी कार्य होते हैं वही इन पहाड़ों से चढ़कर और उतरकर करने पड़े तो कितना दुष्कर हो जाता है। इस कठिनाई का वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। लेखिका अपनी यात्रा की इस कहानी का आरंभ उस क्षण से करती है जब वो गंगटोक पहुंची। गंगटोक में आसमान के नीचे से असंख्य तारों को देखती और देखती ही रह जाती है। तारों के उस दृश्य में उस पल लेखिका को तारों के साथ कुछ अलग सा महसूस होता है। वे अपनी इन जादुई क्षणों में सम्मोहन सा महसूस करने लगती हैं और कुछ समय के लिए गुम हो जाती हैं। यानी इतना मनोहर दृश्य वहाँ पर उनको दिखाई देता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वह किसी जादुई दुनिया में आ गई हैं। उन्होंने गंगटोक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा, नाम देकर गंगटोक निवासियों के लिए अपने मन में उनके प्रति जो सम्मान उसे व्यक्त किया है। यहाँ पर लेखिका ने गंगटोक के जितने भी शहर में रहने वाले जो मजदूर थे उनको मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। गंगटोक को क्या कहा है? मेहनतकश बादशाहों का शहर, कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही मेहनती हैं, इसलिए लेखिका ने उन्हें मेहनतकश बादशाहों का शहर नाम देकर पुकारा। क्योंकि लेखिका जानती थी कि इस शहर के लोग बहुत मेहनती हैं और वे अपने जीवन को परिश्रम करके ही यापन करते हैं। तारों की एक खूबसूरत शाम का अनुभव करने के बाद अगले दिन सुबह लेखिका एक प्रार्थना करने के लिए मशगूल हो जाती है। साना साना हाथ जोड़ी गर्दुहु प्रार्थना
हार्मो जीवन त्रिमो कोसोली, इसका अर्थ होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। यह प्रार्थना लेखिका मधु जी ने एक नेपाली लड़की से सीखी। अब यहाँ पर जब मधु कांकरिया जी गई हैं हिमालय पर और उन्होंने वहाँ पर एक नेपाली युवती से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने ये जो पाठ का नाम लिखा है साना साना हाथ जोड़ी, यानी हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। अपनी प्रार्थना समाप्त करने के बाद युमथांग तक पहुंचने से पहले कंचनजंगा की हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, उसे देखने के लिए अपनी बालकनी में पहुंचती है, लेकिन बादल घिरने के कारण वह चोटी को देखने में असमर्थ हो जाती है। लेकिन सामने खिले हुए ढेर सारे फूलों को देखकर वो प्रसन्नचित हो जाती है। खिले फूलों को देखने के बाद प्रसन्नचित मन से लेखिका गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित युमथांग की ओर चल पड़ती है। युमथांग का अर्थ घाटियों से है। अपने अगले पड़ाव पर वह अपने गाइड जितेन नार्गे और साथी मणि के साथ निकलती है। तीनों लोगों का यह समूह पाइन और धूपी के शानदार और नुकीले पेड़ों को निहारते हुए पहाड़ी रास्तों पर आगे की ओर निकलता है। अब यहाँ पर लेखिका क्या कर रही है कि जहाँ जहाँ वो गई, जहाँ जो जो उसने देखा है, वो आपको पाठ के माध्यम से वो बताना चाह रही है। वहीं स्थित थोड़ी दूर कवि लॉन्गस्टॉक नामक जगह के बारे में बताते हुए नार्गे कहते हैं कि यहाँ मशहूर फिल्म गाइड का निर्माण हुआ था। आपने फिल्म देखी होगी कभी, गाइड पिक्चर बहुत पुरानी पिक्चर है और जिसमें कि देवानंद साहब ने अभिनय किया था और उस जो उनका गाइड है नार्गे, वो ने बताते हैं कि यहाँ पर गाइड फिल्म का निर्माण हुआ था। इसी स्थान पर आगे लेखिका जब एक कुटिया के अंदर पहुंची तब प्रेयर व्हील यानी धर्म चक्र को वहां घूमते हुए देखकर वह जिज्ञासु हो गई और इस चक्र के बारे में जानना चाहा। तब नार्गे ने उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए उन्हें जानकारी दी कि वह प्रेयर व्हील यानी धर्म चक्र है। ऐसी मान्यता है कि इसको घुमाने से सभी पापों का नाश हो जाता है। यह सुनकर लेखिका थोड़ी अचंभित हुई और मन ही मन सोचा था कि ऐसी जगह कि जहाँ पहाड़ और मैदान में कोई फर्क नहीं पड़ता, इस देश की आत्मा तो सदैव एक ही है। यानी लेखिका कहती है कि वह अपने साथियों के साथ जब घूमते घूमते एक जगह पर पहुंची तो उन्होंने एक क्या क्या देखा, धर्म चक्र देखा। और वहीं दूसरी ओर लेखिका की साथी मणि को मन ही मन दार्शनिकता के भाव उत्पन्न होने लगे। वह अपने मन की बात कहने लगी कि प्रकृति की क्या शानदार जल संचय की व्यवस्था है। यह ढंग भी बहुत ही अनोखा है। पूरे एशिया के लिए हिमशिखर जल स्तंभ के रूप में वरदान है। प्राकृतिक नियमानुसार जब पहाड़ की ऊंची चोटियों में बर्फ जम जाती है और फिर ग्रीष्म ऋतु के आते ही यह बर्फ पिघलकर पानी का रूप ले लेते हैं और नदियों के द्वारा बेहतर हम तक पहुंचते हैं, तब हमारी प्यास बुझती है। आगे बढ़ते हुए लेखिका पहाड़ की ऊंचाइयों तक जा पहुंची। जब स्थानीय लोग, बाजार, बस्तियां, सब कुछ पीछे छूटने लगा था। इस समय लेखिका को नीचे की ओर देखने पर जो पहाड़, पेड़ और पौधे से बने छोटे छोटे घर थे, वे ताश के पत्तों के घर के जैसे लगने लगे थे। बहुत से तीर्थयात्री, कवि, दर्शक, साधु, संत का आराध्य कहा जाने वाला हिमालय वैभवशाली स्वरूप धीरे धीरे करके लेखिका के समक्ष आने लगा था। इस क्षण लेखिका को प्रतिपल हिमालय में बदलाव महसूस हो रहा था। वह अब सुंदर प्राकृतिक दृश्य, आसमान की ऊंचाई वाले पर्वत के शिखर और उन्हीं ऊंचाइयों से झरझर गिरते जलप्रपात और नीचे की ओर पूरी तेजी से बढ़ती हुई चांदी के समान चमकती तीस्ता नदी को देखकर लेखिका बहुत ही आनंदित महसूस कर रही थी, अनुभव कर रही थी। तभी उनकी गाड़ी सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल पर ठहर गई। इस स्थान पर पहुंचकर लेखिका ने महसूस किया कि उनके अंदर की सारी कमियां, बुराइयां इस झरने में निर्मल धारा के साथ ही बहती जा रही हैं।
यह दृश्य लेखिका के लिए अत्यंत शांति प्रदान करने वाला दृश्य था। अब यहाँ पर क्या बोला उन्होंने, सेवन सिस्टर वाटरफॉल के पास पहुंची और उन्होंने महसूस किया कि उनके अंदर की जो सारी बुराइयां हैं वो इस निर्मल जलधारा में बह जा रही हैं। तो आगे की बताती हैं मधु कांकरिया जी। लेखिका का सफर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, प्रकृति के दृश्य भी उसी जादुई रूप में बदलते हुए, पर्वत, झरना, घाटी, वादियां, यह दुर्लभ नज़ारे, वहां एक दृश्य अपने आप में बेहद सुंदर था। अभी लेखिका यह सब देख ही रही थी कि उनकी नज़र थिंक ग्रीन बोर्ड पर चली गई। उन्हें ऐसा लगा कि यह सब कुछ उनकी कल्पनाओं से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। तभी लेखिका का काल्पनिक भ्रम अचानक से इस बात पर टूट गया कि उनका मिलन एक जमीनी हकीकत के दृश्य से हुआ, जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। तभी जमीनी हकीकत के दृश्य में लेखिका देखती है कि कुछ पहाड़ी औरतें खुदाल और हथौड़े से पत्थर तोड़ रही हैं। उनमें से कुछ महिलाओं ने अपने पीठ पर बड़ी बड़ी टोकरियां बांध रखी हैं और साथ में उसी डोंगे में अपने बच्चे बांधे हुए हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की कक्षा में हम इस पाठ का पूरा सार पढ़ेंगे। आगे लेखिका क्या क्या देखती है और किस तरह से वो अ, जीवन की कठिनाइयों के बारे में, जो पहाड़ी जीवन है उसकी कठिनाइयों के बारे में जानती है। तो बच्चों, आज के लिए इस पाठ का सार इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।